ओके डियर फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे स्पेशल में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जो भी ये पिछला जो भी सप्ताह रहा है, इसके सारे करंट अफेयर हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। और लास्ट में हम महीने के लास्ट में एक कंपाइल्ड वीडियो भी देते हैं, जिसमें से हम पूरे मंथ का करंट अफेयर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आई होप आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वो भी देखें और कंपाइल्ड वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पर कुछ डेज हैं, वो पहले हम कवर कर लेते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, मतलब कि WHO इसकी अगुवाई करता है एक प्रकार से। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भी पूरे विश्व के लोग हैं, इनको स्वास्थ्य कवरेज दिया जा सके। तो जिन लोगों के पास स्वास्थ्य कवरेज नहीं है, उसको भरा पूर्ति करने के लिए और उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में प्रस्तावित किया था, तब से ये मनाया जा रहा है। इसकी वर्तमान इस समय जो थीम थी वो थी रीमाइग्रेटिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ये इसकी इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गुरुत्वाकर्षण वेव का पता लगाने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने प्रक्षेपण किया है और इससे वो क्या करेगा कि जो ग्रेविटेशन है, इस ग्रेविटेशन को वो माप सकेगा। तो इसमें से इसने एक जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो किया है GECAM, मतलब कि ग्रेविटेशनल वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटर। तो ये GECAM, और इस सैटेलाइट के इस्तेमाल से उच्च ऊर्जा वाली खगोलीय घटनाओं की निगरानी की जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की जो तरंगे हैं, गामा रेडिएशन है, इन सबको क्या करेगा, ये कैच करेगा। इससे पहले पृथ्वी पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखने के लिए चांग-E 5 एक सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया था, जिसकी चर्चा हमने पहले वाले वीडियोस में की भी थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें से अगर क्रम से आप वीडियो पढ़ते हैं तो करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य रखने वाला चौथा अरब देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मोरक्को। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ और देशों ने क्या किया था कि इजराइल को देश की मान्यता दे दी थी। तो इसी प्रकार से जो मोरक्को है, मोरक्को ने भी अभी इसको क्या दिया है कि ये दर्जा दे दिया है, देश का दर्जा दे दिया है, उसको मान्यता दी है। और इसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, ये जो देश हैं, इसको मतलब इजराइल को इन्होंने मान्यता दी है। तो अभी के करंट अफेयर में कुछ ही पहले हमने सूडान के बारे में भी बात की थी कि सूडान ने इसको क्या किया है कि देश का दर्जा दिया है। और सबसे पहले अगर बात करें तो मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इसको मान्यता दी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने PM स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। तो इससे क्या होगा कि इसके पहले चरण में 125 शहरों का चयन किया जाएगा। इसमें से PM स्वनिधि लाभार्थियों की पूरी एक प्रकार से प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिससे उनको नियमित लाभ दिए जा सकें। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी mRNA टीके को भारतीय औषधि नियामकों से ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस टीके का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो टीके का जो निर्माण है वो जिनेवा पुणे द्वारा किया जाएगा, जिनोवा पुणे। अब देखिए, ये जो RNA है, ये टीका जो कोविड-19 का टीका है, तो इसके टीके के लिए ये मतलब कि टीके का विकास एक प्रकार से किया जा रहा है। और इसमें से
जो पुरानी पद्धति की मतलब प्रक्रिया थी उससे एक नई पद्धति इसमें प्रयोग की जाएगी। तो इसमें जो mRNA है, mRNA मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि जो हमारा आरएनए और डीएनए जो होता है, तो आरएनए में एक मैसेंजर आरएनए होता है, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि वो मैसेज पहुंचाता है प्रोटीन के मतलब निष्कासन के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। तो इस प्रकार से जो mRNA इसमें से यूज किया जाएगा, तो mRNA टीके के वायरस के एक सिंथेटिक आरएनए के जरिए शरीर में प्रोटीन बनाने का आणविक निर्देशन का काम किया जाएगा। देखिए, जो भी ये वायरस होता है, इनमें क्या होता है, एक ही सूत्रीय मतलब कि या तो आरएनए होता है या इनमें डीएनए होता है, और वो प्रोटीन रिलीज करते हैं। वही जो प्रोटीन रिलीज करते हैं वही हमारे शरीर को डिग्रेड कर देती है। तो इसी प्रकार से अगर इसको हम एक दूसरी प्रोटीन से कंट्रोल कर दें, तो वो क्या हो जाएगा कि वो वायरस जो है अपना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो टीके बनाए जाते हैं उनमें यही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली नामक ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली नामक ट्रायल शुरू किया है। ये भारतीय रेलवे द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर की गई एक बड़ी आईटी पहल है। HMIS भारतीय रेलवे मतलब कि यहाँ पर जो हम अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा तैयार स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में से एक बड़ा बदलाव लाएगी। तो इससे क्या होगा कि पारदर्शिता भी आएगी और लोगों को प्रशिक्षण भी इसमें से दिया जाएगा। नासा के मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या है जिसे 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है? तो इसका नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस नाम से नासा 2024 में मून लैंडिंग मतलब कि चंद्रमा में क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। इसके कुछ पहले ही हमने देखा था कि चाइना ने एक मून का वो भेजा है, उसमें से वो क्या करेगा कि वहाँ से वो कुछ मैटर कलेक्ट करके लाएगा, 2 किलोग्राम उसको वहाँ से खनिज कलेक्ट करके वापस पृथ्वी में आना था। तो चाइना ने भी ये अभी क्या किया था कि लॉन्च किया था चंद्रमा के लिए। और इसी प्रकार से नासा ने क्या किया है कि 18 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम इसमें से एक जारी किया है, जिसमें से लोगों की उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और 2024 में उनको भेजा जाएगा। इस समूह में ये जो 18 लोग चयनित किए गए हैं, तो इस समूह में क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीन शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया की पहली महिला स्पेस वॉक में हिस्सा लिया था। तो दुनिया की पहली जो स्पेस वॉक महिलाओं की जो हिस्सा लेने वाली टीम थी, उसमें से क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर शामिल रही हैं, और वो भी इसमें क्या है कि शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय अमेरिकी राजा जॉन बुरुपुत्र जारी, जो कि अमेरिकी वायुसेना में कर्नल हैं, वो भी इसमें से इस टीम में क्या है, शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए 5वीं द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया था? तो ये किया था म्यांमार के साथ में। इससे क्या होगा कि देखिए, जो ड्रग्स की समस्याएं हैं उनको हल किया जा सकेगा। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता जो कि 2015 में हुआ था, उसकी ही 5वीं वर्षगांठ को मनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को चिली और इटली की साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पेरिस जलवायु समझौता एक बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया है। इस समझौते के हिसाब से जलवायु परिवर्तन पर बात की जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है एडीबीआई मतलब कि एशियाई विकास बैंक जो है, एडीबी, इसने इसको शुरू किया है। और पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस के थ्रू इसने क्या किया है कि $9 बिलियन
रुपए आवंटित किए हैं। इससे क्या होगा कि वैक्सीन का वितरण जो विकासशील देशों में है वो आसानी से किया जा सकेगा। तो सारे लोग ये जो कोरोना वैक्सीन है इसकी डिलीवरी सही से हो सके, सारे विकासशील देशों को दिया जा सके, इसके लिए एशियाई विकास बैंक ने पहल की है। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर क्लाइमेट इवेंट नामक स्टडी प्रकाशन किया है? तो ये किया है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने किया है ये। इसमें भारत में चरम घटनाओं की अप्रत्याशितता, तीव्रता और आवृत्ति बढ़ गई है। इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है भारत ने 2005 और 2020 के बीच 310 चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया है। अध्ययन में पाया गया है कि देश में पिछले 50 वर्षों में बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति में 8 गुना की वृद्धि हुई है। तो बाढ़ है या फिर भूकंप है या फिर बहुत हीट वेव्स हैं या फिर इसी तरह से जो चक्रवात आते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया पोर्ट बिल 2020 का मसौदा जारी किया गया है। यह विधेयक किस अधिनियम के तहत या फिर ये किस अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो ये करेगा इंडियन पोर्ट एक्ट 1808। तो अभी हमने इंडियन पोर्ट बिल 2020 का जो मसौदा बनाया है ये किस मसौदे को, जो पहले बनाया गया था इंडियन पोर्ट एक्ट 1808। तो 1808 का जो नियम चल रहा था उसको हम अभी तक अप्लाई किए थे या फिर उसको उसी के तहत हम काम कर रहे थे इंडियन पोर्ट में, लेकिन अब हम उसमें से एक नया 2020 का मसौदा अपना लाएंगे जिसमें से कई सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भारतीय बंदरगाहों का ये जो विधेयक 2020 का मसौदा है ये काफ़ी बंदरगाहों के विकासों के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट, आम बजट 2020 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSC में एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है? तो गुजरात में बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है। बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद IFSC अधिनियम 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में ये एक प्रकार से अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत हासिल की है? तो ये की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत हासिल की है। रोनाल्डो का कारनामा, यह कारनामा जो है इनका, ये 21वीं सदी के पहले खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने यह उपलब्धि टूर्न बेस्ड क्लब के लिए अपने 100वें मैच के दौरान हासिल की है। पुर्तगाल के फॉरवर्ड खिलाड़ी रोनाल्डो जुवेंट क्लब के सदस्य हैं। गौरतलब है कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी अब तक कुल मिला के 365 जीत हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट, खबरों में रहे खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 1945 में की गई थी। अभी एक अनुमान इसने लगाया है कि 2021 के दौरान 50,000 लोग युद्ध की जैसी समस्या से गुजरेंगे, अर्थात वो अकाल से गुजरेंगे। तो इस संदर्भ में इसने अभी एक रिपोर्ट एक प्रकार से ट्वीट किया था, जारी किया था, तो इसलिए ये खबरों में रहा है। और इस संगठन के मुताबिक यमन की कुल आबादी के आधे से अधिक लोग 2021 में भूख की स्थिति से भी आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि भुखमरी से काफ़ी लोग मर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की ये समस्याएं हैं, कोरोना की हैं या फिर अन्य समस्याएं हैं, तो इससे बहुत सारी समस्या होने वाली हैं। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में जॉन ले कार्ले की मृत्यु हो गई है। वे निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित थे? तो वो लेखन से संबंधित थे। तो ब्रिटिश लेखक थे ये जॉन ले कार्ले, इनका निधन हो गया है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी तो शीत युद्ध पर बनी जो टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई नाम की जो फिल्म थी, इनकी ही पटकथा पर लिखी गई थी। जॉन ले कार्ले का जन्म 1931 में हुआ था।
नेक्स्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादेह को मरणोपरांत सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश के हैं? ये हैं फ्रेंड्स ईरान के। तो ये साइंटिस्ट जो थे मोहसेन फखरीजादेह, ये ईरान के थे और इन्होंने काफ़ी ईरान में परमाणु वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम किया था। तो मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया गया है और ये ईरान का सेना के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें से इनकी मृत्यु के लिए इजराइल पर इन्होंने आरोप भी लगाए थे कि उन्होंने ही किसी तरह से इनकी मतलब मार दिया है इनको। नेक्स्ट, आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 20x7 चालू रखने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आरटीजीएस जो है इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो रियल टाइम, देखिए रियल टाइम का मतलब है कि आप अगर कोई तुरंत से मतलब प्रक्रियाएं कर रहे हैं और वो तुरंत फंक्शन में काम कर रही हैं तो उसे रियल टाइम बोलते हैं। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अगर आप मतलब करना चाह रहे हैं तो आरटीजीएस का आप क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है 2 लाख रुपए, मतलब कि 2 लाख रुपए न्यूनतम है, इससे आप कम नहीं भेज सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू। तो इस प्रकार से अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की अगर रकम आप भेजना चाह रहे हैं तब आपको सुविधा 24 आवर मिलेगी और 7 डेज मिलेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये यूनेस्को ने लिया है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को जल्द ही एक नए पुरस्कार की घोषणा करेगा। इस पुरस्कार का नाम बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा जाएगा। यूनेस्को का मानना है कि उसकी यह पहल सृजनात्मक उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर क्रियाकलापों को कैप्चर करेगी, जिससे एक नए नॉलेज शेयरिंग मैकेनिज्म की स्थापना होगी। यूनेस्को ने साल 2021 को सतत विकास के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि 2021 को सतत विकास के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश को सऊदी अरब से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का समर्थन प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान को। देखिए इनके बीच में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है जिसके तहत 2 बिलियन डॉलर तक जो मुद्राएं हैं वो पाकिस्तान चाइना के उससे ले सकता है और इसी के सेटलमेंट के लिए मतलब कि कर्ज की चुकाने के लिए चाइना इसको पाकिस्तान को काफ़ी रुपए देता रहता है। इससे उसका जो प्रेशर है उस पे मतलब पाकिस्तान पे बनता है और इसी के माध्यम से वो उसके पोर्ट या अन्य चीज़ें जो भी हैं वो हथियाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे वो काफ़ी चीज़ें अपने प्रभुत्व में ले आएगा। नेक्स्ट, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं वीएस राजू। वीएस राजू इसके अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि ये राम मंदिर का जो निर्माण है इसके लिए एक कार्य समिति बनाई गई है जिसमें से जो पैनल है उसके 8 सदस्य हैं। इस पैनल में भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर विशेषज्ञ शामिल होंगे। आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक वीएस राजू इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह पैनल मंदिर निर्माण के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें देगा। गौरतलब है कि पिछले साल माननीय उच्च न्यायालय ने राम मंदिर मामले में मंदिर बनाने का फैसला दिया था, मतलब कि मंदिर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है? तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। सर्वे के मुताबिक देश की शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है लेकिन कुपोषण की समस्या जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ये जो NFHS 4 के मुकाबले 15 राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज में नवजात मृत्यु की दर में कमी आई है। वहीं अगर
इसमें 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर का आंकड़ा भी देखें तो वो भी कम हुआ है। लेकिन जो भूख की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, वो भारत में अभी भी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में लवणीकरण संयंत्र एवं एक हाइब्रिड रिन्यूएबल ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे? तो रिन्यूएबल एनर्जी और विलवणीकरण संयंत्र के लिए इन्होंने गुजरात में एक वो बनाया है। इससे क्या होगा कि जो लवणीकृत पानी है उसको हम बिना लवण के कर लेंगे, मतलब विलवणीकरण कर लेंगे उसका, और उसका हम यूज कर सकेंगे। इससे हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी बना सकेंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में एक जहाज को लॉन्च किया गया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो हिमगिरी नामक जो जहाज है इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुछ 7 जहाज़ों का निर्माण शामिल है, जिसमें से 4 मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड और 3 GRSE से उन्नत फीचर युक्त जहाज हैं। तो इस प्रकार से ये जहाज हैं जो कि गश्ती के लिए भी यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया है? तो ये जारी किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने विजन 2025 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया है। इसमें से जो हेल्थ की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में किस अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया है? तो अभी कमीशन किया गया है किसको? सुजीत को गोवा में कमीशन किया गया है, और ये पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, इसलिए ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया पोर्ट मतलब जहाज है। नेक्स्ट, खबरों में रहा सैन इसिद्रो आंदोलन किस देश से संबंधित है? सैन इसिद्रो आंदोलन क्यूबा से संबंधित है, और ये देखिए जो क्यूबा है वहाँ पर लगभग 6 दशक से मतलब कि एक कम्युनिस्ट सरकार चल रही है। तो कम्युनिस्ट सरकार जो वहाँ के कलाकार थे, लेखक थे, उनको उसने इन कामों के लिए रोक दिया था। तो इसलिए वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के लेखक हैं, पेंटर हैं, तो इन लोगों ने मिलकर एक आंदोलन कर दिया है, और इसी आंदोलन का जो नाम है वो है इसिद्रो। तो इसिद्रो नाम से आंदोलन क्यूबा में किया गया, और ये किसके द्वारा? कलाकारों द्वारा मुख्यतः संचालित रहा। हाल ही में HD 106906b नामक एक बाह्य ग्रह खोजा गया है, जिसमें प्लैनेट 9 जैसी विशेषताएं हमें नज़र आती हैं। ये पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? तो ये 366 प्रकाश वर्ष दूर है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी माप है? दूरी की माप है, ये टाइम का माप नहीं है। और यहाँ पर जो ये ग्रह एक खोजा गया है HD 106906b, तो ये जो है ये पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और ये पृथ्वी से जो एक हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट 9, एक जो कि एक काल्पनिक ग्रह है जो पृथ्वी से आकार में 10 गुना बड़ा है, तो उसी के समान यह ग्रह भी नज़र आता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की किस पहल के तहत 10 लाख टेली कंसल्टेशन दर्ज किए गए हैं? तो ये ई संजीवनी के तहत 10 लाख टेली कंसल्टेशन दर्ज किए गए हैं। इसको क्या है कि 550 जिलों के जो लोग हैं वो इससे सेवा ले सकेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6ठे संस्करण की प्रचार गतिविधि को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है विज्ञान यात्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6ठे संस्करण को विज्ञान यात्रा नाम दिया गया है। इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विज्ञान यात्रा का आयोजन वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में, लोगों में विज्ञान के प्रति रुझाव बढ़े और उसमें से रिसर्च भी आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट, एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में वर्ष 2020-21 के लिए
ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल की श्रेणी में भारत के किस स्कूल ने टॉप किया है? तो ये किया है सिंधिया स्कूल ग्वालियर ने। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल की श्रेणी में जो एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग है ना, यानी एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में सिंधिया स्कूल ग्वालियर ने टॉप किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसके खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया गया है? तो ये फेसबुक के लिए दायर किया गया है और अमेरिका में दायर किया गया है। इस मुकदमे के अनुसार फेसबुक के कई एक्शन उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित करने का इन पे आरोप लगाया गया है। और आप जानते हैं कि ये कंपनी जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का अधिकरण जो मतलब अधिग्रहण इसने किया है, इस पर भी इसमें सवाल उठाए गए हैं। और फेसबुक जो है ये लिब्रा नाम की अपनी एक वर्चुअल करेंसी भी जारी करना चाह रही है, लेकिन अमेरिका में इसको परमिशन अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या होगी, समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रोड्डम नरसिम्हन या नोड्डम नरसिम्हा इनका निधन हो गया है और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे फ्रेंड्स अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो रोड्डम नरसिम्हा अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IIS में अपनी सेवाएं दी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी एरिक फ्रीमैन का भी निधन हुआ है। तो यहाँ पर ये भी याद रखने लायक है कि एरिक फ्रीमैन जो हैं इनका भी निधन अभी हुआ है। और एरिक फ्रीमैन का खिलाड़ी हैं क्रिकेट के और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी द्वारा किसके सहयोग से ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पर 4 दिवसीय वर्चुअल सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। और ये जो आयोजन है वो 14 से 17 दिसंबर 2020 के दौरान शिलांग में किया जाएगा। इसकी थीम है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस ओवर माउंटेनियस रीजन। तो ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा मिनी क्लिनिक लॉन्च किया है? तो अम्मा मिनी क्लिनिक जो है ये तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसमें से ये 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक बनाई जाएंगी। अम्मा का मतलब यहाँ पर जो नाम है ये उनकी जो मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता, पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो चुका है, उनका जो मतलब प्रचलित नाम था वो अम्मा था। तो उसी के तहत ये इन्होंने अम्मा मिनी क्लिनिक नाम रखा है। और इसमें से 1 लाख रुपए प्रति क्लिनिक को दिया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में CAATSA मतलब कि काटसा अधिनियम के तहत किस देश पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं किस पे? तुर्की पे। ये प्रतिबंध इसलिए लगाए हैं क्योंकि तुर्की रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम क्या करना चाहती है? खरीदना चाहती है। इसी के साथ साथ में हम भी चूँकि ये S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदना चाह रहे हैं, तो ये भारत के लिए भी एक प्रकार से इन्होंने चेतावनी जारी की है कि अगर आप ये मिसाइल का जो सिस्टम है ये खरीदते हैं तो हम कई तरह की मतलब कि सैंक्शंस रोक लगा सकते हैं। और ये जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है ये एक हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जो कि इसके एक रेंज में आने वाले जो भी शत्रु के हथियार होंगे उनको हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं। चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर कोई भी जेट हो, उसको हम S-400 से बहुत ही जल्दी मार के गिरा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी देश की सुरक्षा के लिए भी। नेक्स्ट, खबरों में रहा शब्द ICGS सक्षम क्या है? तो ICG सक्षम जो है ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में अभी क्या किया है कि
इसका शुभारंभ किया है, तो इसलिए ये मतलब इसमें से न्यूज में रहा है। और इसको देखिए क्या किया जाएगा कि पूरी तरह से जो चालू है वो अक्टूबर 2021 में चालू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण को अपने संविधान में जोड़ने की जनमत संग्रह कराने की बात कही है? तो ये फ्रांस ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है इसको हम जनमत संग्रह करा के इसको संविधान में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और फ्रांस ये जो कर रहा है ये अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को याद करके कदम ऐसे उठा रहा है जिन्हें 2015 के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। तो अभी हम ये भी देख रहे थे कि जो 5वीं बैठक थी वो 2015 का पेरिस जो समझौता है उसकी 5वीं बैठक की जा रही थी। और इसमें से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ने इसको संविधान में जोड़ने की बात कही है ताकि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर एक नया डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है? तो डाक पे का जो अनावरण है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर इसने किया है। और इससे क्या होगा कि जिस प्रकार से हम अन्य वॉलेट यूज करते हैं, कई तरह के भीम हो गए, जैसे फ़ोन पे हो गए, तो इसी तरह से ये भी एक ऐप होगा जिसका यूज लोग ट्रांजैक्शन के लिए आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो गृह किससे संबंधित है? ये है हरित भवन से। हरित भवन मतलब कि ऐसे घर बनाए जाएं जिनसे कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें कम से कम रिलीज हों। तो यहाँ पर गृह का जो पूरा नाम है वो है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एजेंसन। तो ये असेसमेंट ये इसका पूरा नाम है। और वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है ताकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कम से कम रिलीज हों। नेक्स्ट, केरल स्टार्टअप मिशन के तहत ईवायर सॉफ्टटेक ने किसके साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये यस बैंक के साथ इन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया है जिसके तहत कि भुगतान का सेटलमेंट जो है वो आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि NWM में स्वर्णिम विजय मशाल को रोशन किया है। यह किन दो देशों के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के रूप में किया जा रहा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये युद्ध थी जो 1971 में की गई थी। और 1971 के युद्ध से ही क्या हुआ था कि ये जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप से अपने आप को पृथक कर सका था और अलग देश बना था। तो ये जो विजय थी इसको हम इसकी 50वीं वर्षगांठ अभी इस समय मना रहे हैं। और इसमें से भारत ने कम से कम 94,000 जो वहाँ के सैनिक थे उनको एक प्रकार से सरेंडर करवा लिया था। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत किस राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की मंजूरी दी गई है? तो ये दी है किसको? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये आयुष मंत्रालय और केंद्र सरकार के सहयोग से ये आयुष स्वास्थ्य कल्याण जो केंद्र हैं ये बनाए जाएंगे और ये 200 बनाए जाएंगे और ये उत्तराखंड में बनाए जाएंगे जिससे आयुष जो है ये काफ़ी मतलब इसका विकास हो सके और इसके तहत लोगों का इलाज हो सके। बासमती चावल के निर्यात की संभावना को देखते हुए अपेडा यानी कि APEDA अपेडा ने कहां पर जैविक बासमती निर्यात के अवसर बढ़ाने और मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई है जिससे कि जो बासमती चावल है इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें और इससे इनकम किसानों की भी बढ़ सके। नेक्स्ट, हाल ही में एम्ब्रोस दालामिनी का निधन हो गया है। बताइए वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे इस्वातिनी, यानी इस्वातिनी को जो पहले कहते थे स्वाजीलैंड, ठीक है। तो स्वाजीलैंड या फिर इस्वातिनी इसके प्रधानमंत्री थे एम्ब्रोस दालानी, इनका निधन हो गया है। और स्वाजीलैंड जो है या फिर कहें कि इस्वातिनी या स्वाजीलैंड जो भी इसका नाम है, तो ये
अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो ये भारत है फ्रेंड्स कितना, 131वें पायदान पे। तो इसमें से देखिए जो रैंक जारी की गई है, तो 2019 की रैंक के हिसाब से हम यहाँ पर 2 पायदान पीछे हो गए हैं। हम उस समय थे 189 में और अब हो गए हैं 131 में। तो ये मतलब एक प्रकार से हम निम्न स्तर की ओर जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट, किस भारतीय ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज जीता है? तो इस बार का 2020 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है अवार्ड है, ये विद्युत मोहन ने जीता है। और जो विद्युत मोहन है फ्रेंड्स, ये कौन है? ये एक प्रकार से इंजीनियर हैं और इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसको कम से कम किया जा सके, इसलिए इनको ये जो अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें से क्या होगा कि जो फसल बीमा है वो फ्री फसल बीमा सबको दे दिया जाएगा। जैसे कि फसल बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत हम क्या करते हैं कि जो जैसे खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, तो इनके लिए हम अलग अलग मूल्य पर बीमा करते हैं। जैसे कि खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और जायद की फसल के लिए 5% पे हम बीमा करते हैं। लेकिन ये बीमा अब यहाँ पर फ्री कर दिया गया। यहाँ पर जो 2% और 1.5% और 5% है ये अपने मूल्य का है कि जैसे मान लीजिए किसी किसान की अगर मान लीजिए 100 रुपये का उसने बताया कि मेरी जो फसल है वो 100 रुपये की है, तो उस किसान को अगर मान लीजिए कि खरीफ की फसल है तो 2 रुपये जमा करने पड़ेंगे और बाकी का इन्वेस्टमेंट सरकार देगी अगर उसकी फसल नष्ट होती है। लेकिन ये वाली जो इन्होंने स्कीम शुरू कर दी है ये फ्री कर दी है कि अब किसी को मतलब एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO को चुना गया है। प्रसार भारती के CEO कौन है? तो ये हैं शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो हैं प्रसार भारती के CEO हैं और इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष क्या किया गया है, इनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? तो इसरो ने इसकी स्थापना की है जिससे कि जो स्पेस में होने वाली जो गतिविधियां हैं इनको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। नेक्स्ट, स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया मतलब किसने जीता है? तो स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है किसको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, यानी कि सेल ने इसको जीता है और सेल लगातार इसको 2 वर्ष से जीत रहा है। इसमें ये जो मतलब कि अपना निर्माण कार्य करते हैं तो उसमें ये कम से कम प्रदूषित गैसों को उत्सर्जित करते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अकादमी योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो ये हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ में एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की बात कहें जिससे कि हमारे यहाँ पे रिसर्च जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकेगा। नेक्स्ट, 23वां हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ये हुनर हाट जो है फ्रेंड्स ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जा रहा है या फिर इसको आयोजित किया जा रहा है। और जो हुनर हाट जो ये है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में लगाया जाएगा। हुनर हाट देखिए, हुनर मतलब क्या होता है? स्किल। और जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं सारे,
ये लोग अपनी हुनर, जिस चीज़ों में इनकी स्किल है वो सारी चीज़ें ये बनाएंगे और उसको यहाँ पर हुनर हाट में लाके, हाट मतलब बाजार और हुनर मतलब स्किल, तो ये वहाँ पे लाके क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। तो इस प्रकार से हुनर हाट का आयोजन ये किया जा रहा है और 23वां हुनर हाट है ये, और ये 27 दिसंबर तक हुनर हाट चलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किन दो देशों के बीच में शुरू की गई है? तो हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई है। यहाँ पर जो हल्दीबाड़ी है वो भारत का, ये जो बंगाल वाला, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है ये है, और चिल्हाटी जो है ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। अब देखिए, जब मतलब कि 1965 तक भारत और बांग्लादेश के बीच में 7 लिंक, रेल लिंक चालू थे, लेकिन वर्तमान में मतलब 4 लिंक चालू हैं और 5वां लिंक ये जो है ये अभी शुरू किए जाने की बात की जा रही है, जो कि हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी तक होगा। तो ये, इससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे हम निर्यात भी अपना बढ़ा सकेंगे। इससे अपना जो अपना 7 स्टेट्स वाला जो एरिया है ये भी काफ़ी समृद्धता की स्थिति में आ सकेगा। नेक्स्ट, इस साल कोरोना वायरस के कारण संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र से संबंधित ये प्रावधान है? तो देखिए, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत मतलब कि संसद का बैठना, फिर उसका अगर हम कहें कि संसद में अगर उसको मतलब कि संसद को बुलाना, ये संसद की जो मीटिंग होनी है वो होना, तो ये सारे का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 85 में किया गया है। अब देखिए, सरकार चूंकि अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है तो वो सोच रही है कि संसद में अगर कोई बात होगी, चर्चा होगी, तो किसानों का मुद्दा आगे आ जाएगा, इसलिए सरकार ऐसा नहीं करना चाह रही है। हालांकि देखिए, जो संसद है इसकी एक वो है कि साल में इसको 2 बार तो बैठना ही पड़ेगा, मतलब कि एक उसके तहत अगर मान लीजिए बैठक हो रही है तो एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच का जो डिफरेंस है यानी गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से संसद सत्र का सत्रावसान करें या विघटन करें, ये सब अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला होम्योपैथिक हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये हसलैब ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और हसलैब एक जीएमपी प्रमाणित कंपनी है जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसकी जो टैग लाइन है वो है लिव लाइफ विदाउट साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश पर अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये रूस पे लगा दिया गया है, क्योंकि जो डोपिंग टेस्ट है उसमें ये पास नहीं हो पाए। तो इसका मतलब ये है कि अब जो जापान में ओलंपिक होने वाला है 2022 में, और इसके बाद जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में, इसमें ये अपने राष्ट्रगान, ध्वज और इनको ये रिप्रेजेंट वहाँ नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, वो इंडिविजुअली अपना प्रदर्शन वहाँ पर जाके कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं किसको, अपने देश को। तो वहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो, बाकी खिलाड़ी ऐसे जा सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो डोपिंग की जो उनके ऊपर चार्ज लगाए गए थे वो सही साबित हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो भारत ने अभी एक संचार उपग्रह जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में मतलब कि लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, CMS-01। तो ये 1410 किलोग्राम का है इसका वजन, और ये GSAT-12 को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये इस प्रकार से संचार की सुविधा को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस वस्तु के निर्यात के लिए 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो हमने चीनी की निर्यात के लिए 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी सरकार ने दी है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसे चीन में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सिद्धार्थ चटर्जी को। सिद्धार्थ चटर्जी को संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के रूप में क्या किया गया है कि वहां पर इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को कि संशोधित लागत अनुमानित जो मंजूरी दी गई है उसको, यह योजना किस मंत्रालय के तहत है? तो ये विद्युत मंत्रालय के तहत काम करती है। नेक्स्ट, खबरों में रहा ज्वालामुखी माउंट एटना, ये किस देश से संबंधित है? तो माउंट एटना कहाँ पे है? ये इटली में है, और इटली का एक द्वीप है वहाँ पर सिसिली, तो वहाँ पर इसमें विस्फोट हुआ है चूंकि, तो वो इसलिए ये खबरों में रहा है। और ये एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी है, और जब ये अभी फूटा था सिसिली द्वीप में तो 2.7 तीव्रता का भूकंप भी वहाँ पर महसूस किया गया था। और ये जो ज्वालामुखी है वो 3326 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि वहाँ की चोटियों में, ऊंची चोटियों में से एक चोटी ये बनाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ये तेलंगाना में बना है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, और ये चूँकि वहाँ पर साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए इसको ये प्रदान मतलब किया गया है, ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका जो कंपाइल वीडियो है महीने के लास्ट वाला, वो आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।